गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज मैं आपको चित्रकला में मानव आकृति के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें कुछ मुख्य शीर्षक हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। नंबर 1, मानव चित्रण परिचय। नंबर 2, मानव शरीर की रचना व माप। नंबर 3, मानव रचना का आधार। चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। मानव चित्रण। चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए मानव आकृति चित्रण एक महत्वपूर्ण विषय है। अन्य वस्तुओं के चित्रण के मुकाबले मानव चित्रण में अनुपात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे यदि हम वृक्ष का चित्रण करते हैं तो उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। प्रत्येक वृक्ष की आकृति एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन मानव आकृति में अनुपात का विशेष महत्व होता है। प्राचीन काल से ही मानव आकृति का चित्रण होता आ रहा है। छात्रों ने देवी देवताओं और प्राचीन गाथाओं के चित्रों में मानव आकृतियों को देखा होगा, किंतु चित्रों में काल्पनिकता अधिक व वास्तविकता कम देखने को मिलती है। जैसे देवी देवताओं के चित्रों में मुख्य आकृति की महिमा बढ़ाने के लिए उसकी आकृति अन्य आकृतियों से भिन्न दिखाई देती है। देवी देवताओं के उनके हाथ दिखाई जाते हैं या राक्षसों के सिर पर सींग दिखाई जाते हैं। मानव आकृति चित्रण में मानव जीवन को विभिन्न चरणों में विभाजित कर दर्शाया जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक प्रत्येक चरण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसलिए मानव आकृति के पूर्ण ज्ञान के लिए आपको मानव जीवन के प्रत्येक चरण का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मानव आकृति से पुरुष व महिला शारीरिक अनुपात में विभिन्नता होती है। कुछ अंकों की आकृति में भी अंतर होता है। मानव शरीर की रचना एवं माप। सिर व शरीर का अनुपात। सामान्यतः मनुष्य के शरीर की लंबाई उसके चेहरे की लंबाई की 7.5 गुना होती है। यह अनुपात स्त्री व पुरुष दोनों में समान होता है, किंतु बच्चों का शरीर शिशु अवस्था में सिर का 3 से 4 गुना होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके शरीर का अनुपात भी बढ़ता जाता है। बाल्यावस्था में उसका शरीर सिर का 5 गुना होता है और किशोरावस्था तक उसका शरीर सिर से 6 गुना लंबा हो जाता है। मानव शरीर के अंगों की माप का अनुपात यहाँ चित्रों में दर्शाया गया है। तो देखिए, चेहरे की लंबाई माथे से ठोड़ी तक 9 इंच, धड़ की लंबाई ठोड़ी से नाभि तक 18 इंच, नाभि से घुटने तक की लंबाई 21 इंच, घुटने से एड़ी तक की लंबाई 21 इंच, पैर की लंबाई 10 इंच, कंधे की चौड़ाई 18 इंच, कमर की चौड़ाई 10 इंच तथा कूल्हे की चौड़ाई 13.5 इंच होनी चाहिए। मानव शरीर रचना की विभिन्न मापों और उनके अनुपात को सरलता से समझने के लिए विद्यार्थी संलग्न चित्र का अध्ययन कर सकते हैं। इन मापों का अनुपात का स्पष्ट ज्ञान होने पर मानव आकृति का चित्रण सरल हो जाएगा। सिर व चेहरा। मानव की आकृति में सिर से ठोड़ी तक के भाग का अंडाकार होता है, अतः मानव का चेहरा बनाने के लिए सर्वप्रथम एक अंडाकार आकृति बनाते हैं। इस अंडाकार आकृति के मध्य में 3 सीधी रेखाएं खींचकर उसे 4 बराबर भागों में बांटते हैं। इन चारों भागों से पहला हिस्सा सिर का होता है, दूसरा हिस्सा मस्तक तक व आँख का होता है, तीसरा हिस्सा आँख व नाक का और चौथा हिस्सा मुंह व ठोड़ी का होता है। आँखें चेहरे के बीचों बीच बनाई जाती हैं। दोनों आँखें एक सीध में होती हैं। माथा और नाक दोनों बराबर होते हैं। चेहरे में नाक के नीचे होंठ होते हैं। ऊपर का होंठ पतला तथा नीचे का होंठ कुछ मोटा होता है। कान चेहरे के दोनों ओर होते हैं। कानों का अनुपात नाक के बराबर होता है। पुरुष के सिर से स्त्री का सिर छोटा होता है। पुरुष के चेहरे की अपेक्षा स्त्री का चेहरा कोमल व अधिक सुंदर प्रतीत होता है। आँखें आयत की दूसरी क्षैतिज रेखा पर आँखों की रचना की जाती है। रेखा से नीचे पुतली का थोड़ा सा भाग
तथा नीचे की पलक बनाते हैं। इस तरह से ऊपर शेष सारी पुतली, ऊपर की पलक तथा भौहों की रचना की जाती है। भौहों तथा आँखों की आकृति चेहरे के भावानुसार विस्तृत व संकुचित बनाई जा सकती है। आँख में पुतली की स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है, अन्यथा आँखें तिरछी दिखाई देती हैं, जबकि महिलाओं की आँखें आकार में कुछ बड़ी, विस्तृत और सुंदर होती हैं। आँख की ऊपरी पलक निचली पलक से मोटी होती है। नाक। दोनों आँखों के बीच की दूरी में नाक की रचना की जाती है। नाक की संपूर्ण लंबाई चेहरे की लंबाई की 1/4 भाग होती है। नाखूनों की आकृति को भावानुसार चित्रित किया जा सकता है। स्त्रियों की नाक पुरुषों की अपेक्षा कोमल, पतली व नुकीली होती है। कान। कान साधारणतः आँख व नाक की सीध में होते हैं और यह सिर के 1/4 भाग में होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के कानों की आकृति अलग अलग होती है। कान की सीमा रेखा में स्पष्ट रूप से 5 जोड़ होते हैं। कान की लंबाई चौड़ाई में कोई निश्चितता नहीं होती है और ना ही कान का सही माप या अनुपात होता है। साधारणतः आँख की सीध एवं नाक के नीचे की सीध तक की दूरी ही कान की लंबाई होती है। होंठ और मुंह। मुंह की रचना होंठों द्वारा होती है। मुंह की रचना चेहरे की कुल लंबाई के निचले चौथाई भाग के आधे से थोड़ा ऊपर के हिस्से में की जाती है। दोनों होंठों के बीच की रेखा को स्पष्ट माना चाहिए या बनाना चाहिए। ऊपर का होंठ पतला तथा नीचे का होंठ मोटा होता है। होंठों का नीचे, ऊपर तथा दोनों का ओर विस्तार भाव चेहरे की आकृति के अनुपात बढ़ाया जा सकता है। गर्दन। गर्दन के भी अनेक रूप देखने को मिलते हैं। कुछ गर्दनें मोटी और कुछ पतली होती हैं। पुरुषों की गर्दन मोटी व मजबूत होती है, जबकि स्त्रियों की गर्दन पुरुषों की अपेक्षा अधिक लंबी व लचीली प्रतीत होती है। गर्दन की रचना चेहरे की आकृति के दोनों और प्रायः दोनों होंठों के मध्य रेखा की सीध से की जा सकती है। कंधा। गर्दन वाली रेखाओं को ही दोनों साइडों में नीचे की ओर ढालकर कंधों की रचना की जाती है। कंधों का यह ढाल व्यक्ति की आकृति के अनुसार कम तथा ज़्यादा रखा जाता है। कंधे से दोनों हाथ जुड़े होते हैं। पुरुषों के कंधे स्त्रियों के कंधों की तुलना में अधिक चौड़े बनाए जाते हैं। सीना। पुरुषों व स्त्रियों में यह अंग अलग अलग आकार का होता है। पुरुषों का सीना मजबूत व चपटा तथा स्त्रियों का सीना उभार के लिए होता है। कमर। पुरुषों की कमर मजबूत होती है, जबकि स्त्रियों की कमर पुरुषों की कमर की तुलना में काफ़ी पतली होती है। कूल्हा। पुरुषों एवं स्त्रियों के कूल्हे अलग अलग आकार के होते हैं। स्त्रियों का कूल्हा पुरुषों की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है। हाथ पैर। पुरुषों के हाथ पैर सुडौल, मजबूत व लंबे होते हैं, जबकि स्त्रियों के हाथ पैर पुरुषों की अपेक्षा छोटे व कोमल प्रतीत होते हैं। मानव की विभिन्न अवस्था का अध्ययन। मानव की आकृति के विभिन्न अंगों का अध्ययन करने के लिए पश्चात हम मानव की सभी अवस्थाओं का चित्रण का अध्ययन करेंगे। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चों के शरीर का अनुपात एक वयस्क के शरीर के अनुपात से भिन्न होता है। 2 से 5 वर्ष तक के बच्चे का सिर कुछ बड़ा होता है और संपूर्ण शरीर सिर की अपेक्षा 4.5 गुना लंबा होता है। हाथ व पैर की उंगलियां छोटी व मुलायम होती हैं। किशोरावस्था। किशोरावस्था में शरीर विकासशील होता है। किशोर व किशोरी के चेहरे में परिवर्तन अलग अलग होते हैं। हाथ पैर की लंबाई बढ़ जाती है। एक किशोर का शरीर सिर का 6 गुना लंबा होता है। किशोरों के चेहरे पर दाढ़ी व मूछें उगने लगती हैं। किशोरियों के वक्ष पर उभार प्रतीत होता है। सिर के बाल लंबे, उंगलियां लंबी, कोमल व जंघाएं भारी होती हैं। युवावस्था। युवावस्था में मनुष्य का शरीर पूर्ण विकसित हो जाता है। पुरुषों के शरीर की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जबकि स्त्रियों
के शरीर की मांसपेशियां पुरुषों की अपेक्षा कोमल होती हैं। स्त्रियों के वक्ष पूर्ण रूप से विकसित व नितंब भारी होने लगते हैं। गर्दन गोल, लंबी व सुराहीदार हो जाती हैं। पुरुषों में दाढ़ी मूछें निकल आती हैं। वृद्धावस्था में शरीर की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, त्वचा लटक जाती है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं और दांत झड़ने लगते हैं, गाल पिचकने लगते हैं, प्राय कमर भी झुक जाती है, सिर के बाल कम होने लगते हैं और सफ़ेद पड़ जाते हैं। मानव रचना का आधार। परीक्षा में मानव आकृति का चित्रण करते समय मानव आकृतियों को 15 सेमी से छोटा नहीं होना चाहिए। अब ड्राइंग शीट पर 15 सेमी से मानव आकृति चित्रण के लिए दी गई विभिन्न मापों को ध्यान में रखते हुए रचना का आधार तैयार करना चाहिए। अपनी ड्राइंग शीट पर मानव की ऊंचाई 15 सेमी है। बालक की आकृति अनुपात में 6 भाग कर लें। जैसे वयस्क की आकृति के लिए भी 15 सेमी खड़ा या खड़ी रेखा खींचकर क्रमशः 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी ऐसे कर करके 6 बार आपको बनाना है। 1 सेमी के अनुपात में 7.5 भाग लें। स्त्री पुरुष तथा बालक की रचना के साथ साथ पुरुष की अपेक्षा स्त्री को छोटा और बालक को उसकी अवस्था के अनुपात या अनुसार और भी छोटा चित्रित करना चाहिए। बालक के चित्र में बालक का सिर थोड़ा बड़ा और शरीर उसी का 5 गुना होना चाहिए। जैसे शरीर यदि 15 सेमी का है तो बालक का सिर 3 सेमी का होना चाहिए। बालक के कंधे की चौड़ाई 3 सेमी और कमर 2.5 सेमी चौड़ी, जबकि वयस्कों के कंधे की चौड़ाई 4 सेमी और स्त्री की 3.4 सेमी तथा कमर की चौड़ाई 3 सेमी के अनुपात में रखनी चाहिए। चित्र संयोजन। चित्र संयोजन से आश्रय किसी भी चित्र में विषय वस्तु से संबंधित आकृतियों को योजनाबद्ध तरीके से अनुपात, संतुलन आदि को दृष्टिगत रखकर चित्रण को पूर्ण करना होता है, जिससे बनाया गया चित्र सुंदर दिखाई दे सकता है। चित्र संयोजन का ढंग। चित्र संयोजन करते समय सबसे पहले चित्र की विषय वस्तु के बारे में सोचकर यह निश्चय कर लें कि हमें क्या करना है या क्या बनाना है। माना हमारे चित्रण व विषय बर्तन बनाते समय कुम्हार का दृश्य है, तो अब इस विषय से संबंधित आकृतियों का चयन, जैसे बर्तन बनाते हुए कुम्हार तथा आसपास के वातावरण के लिए पेड़, खेत, खलिहान, दूर दिखाई देती झोपड़ियाँ, जमीन, आसमान, सूर्य, पक्षी आदि आवश्यक हैं। इन सबको चित्र में कहाँ कहाँ रखने से चित्र की सुंदरता बढ़ेगी। वस्तुओं को आकृति व कितनी दूरी तक किस अनुपात में रखें जिससे कि वह चित्र का संतुलन न बिगड़े आदि का ज्ञान आवश्यक है। दूर ही वस्तु छोटी तथा पास की वस्तु बड़ी दिखाई दे, यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। चित्र संयोजन के समय चित्रकार अपने चित्र के प्राणियों में जो भी भाव चित्रित करता है या करना चाहता है, कुछ समय तक उसे अपने अंदर वैसा ही भाव अनुभव करना चाहिए, जैसे हंसता चेहरा, क्रूर चेहरा, रोता चेहरा, चिंतित चेहरा आदि स्वयं अनुभव करना चाहिए। ऐसा करने से चित्र में मनचाहा भाव प्रकट हो सकेगा। चित्र संयोजन करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ आवश्यक तथ्य। नंबर 1, गति का अध्ययन। सर्वप्रथम दिए गए विषय का पूर्ण अध्ययन या चिंतन करके आकृतियों की बाहरी रेखाओं के मोड़, गति आदि को बनाने का प्रयास करें। नंबर 2, अनुपात। चित्र में अनुपात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि चित्र में सही अनुपात नहीं होगा तो चित्र की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। इसके लिए चित्र को बीचों बीच में दूर से देखते रहना चाहिए। इससे अपनी गलतियां सदैव पकड़ में आ सकती हैं। नंबर 3, छाया प्रकाश। छाया प्रकाश द्वारा हम किसी वस्तु की गोलाई, लंबाई, गहराई उभार सकते हैं। यहाँ तक कि हम दूर व पास की वस्तुओं पर भी प्रकाश के माध्यम से दर्शा सकते हैं। नंबर 4, रेखांकन। चित्र में रेखा
रेखाओं का दबाव कम होना चाहिए। रेखाओं के उचित प्रभाव हेतु भिन्न भिन्न गहरी व हल्की तान के लिए HB 2B तथा 4B पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5 चित्र स्मृति चित्रण। विद्यार्थियों को अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके काल्पनिक चित्रण करने का लगातार अभ्यास करना चाहिए। अपनी स्मृति को प्रखर बनाने के लिए प्रारंभ में घरेलू वस्तुओं का अवलोकन करें, फिर आसपास के वातावरण की वस्तुओं का अध्ययन करें। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, नदी, पर्वत, झरने, वाहनों तथा मानव की विभिन्न गतिविधियों आदि का भी निरीक्षण करें। जिस विषय का आप जितना अधिक सूक्ष्म निरीक्षण और अभ्यास करेंगे वे उतना ही आपके स्मृति पटल पर अंकित होता चला जाएगा। कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। नंबर 6 भाव चित्रण। मानव चित्रण में गति व अनुपात के साथ साथ विद्यार्थियों को व्यक्ति के मनोभावों का भी प्रयोग या ध्यान देना आवश्यक है। आँखें सबसे अधिक भाव स्पष्ट करती हैं, अतः इससे चित्रण का विशेष अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आपको बताया है कि आँखें भी हमें अपनी भावनाओं को प्रकट करने में सहायता करती हैं। चित्रांकन विधि में कुशलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को मानव के विभिन्न क्रियाकलापों और विभिन्न भाव भंगिमाओं का गहन निरीक्षण करके उसका सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। चलते समय, उठते समय तथा अन्य क्रियाकलाप करते समय बनने वाली हाथ पैरों की मुद्राओं का जितना गहन हो और सूक्ष्म निरीक्षण किया जाएगा उतना ही चित्रांकन सजीव और प्रभावशाली हो जाएगा। परीक्षा में विद्यार्थियों को चाहिए कि प्रश्न पत्र में दिए गए विषयों में से किसी एक को चित्रांकन हेतु चुन लें। सही रेखाचित्र बना लेने से विद्यार्थी का चित्रण कार्य सरल और शुद्ध रूप में हो सकेगा। मान लीजिए आपकी रोटी बनाती हुई महिला का चित्र बनाना है आपको, तो पहले रेखाचित्र को बना लेना चाहिए। इस रेखाचित्र में जहाँ तक संभव हो सके सभी अंगों के अनुपातों को शुद्ध बनाने या दर्शाने के लिए इस रेखाचित्र को वांछित मानव आकृति में बदल देना चाहिए। इस विधि से न केवल शुद्ध चित्रण होता है अपितु समय की बचत होती है। विद्यार्थियों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि मात्र 1.5 घंटे के निर्धारित समय में उन्हें चित्रण का कार्य पूरा करना है। निर्धारित समय में शुद्ध रूप से चित्रण करने के लिए रेखा चित्रण की बड़ी महत्ता है। चित्रण के अतिरिक्त उन्हें किसी भी एक माध्यम से मोनोक्रोम या एक रंग में शेड देकर चित्र को पूरा करना चाहिए। मानव चित्रण की मोनोक्रोम विधि। मोनोक्रोम का अर्थ है कि एक ही रंग से चित्र को पूरा करना है। आपको परीक्षा में मोनोक्रोम विधि से मानव चित्रण करना है। पाठ्यानुसार चित्र को पूरा करने के लिए 3 माध्यम स्वीकृत हैं: पेंसिल, क्रेयॉन, काली स्याही या काला स्केच पेन। इन स्वीकृत 3 माध्यमों में से किसी एक माध्यम से चित्र को पूरा करना होता है। विद्यार्थी को एक वर्णीय मोनोक्रोम चित्रांकन करना होता है, इसलिए उन्हें HB 2B तथा 4B पेंसिलों के चित्रण शेडिंग करने के लिए चित्र को प्रभावी बनाना चाहिए। साथ ही गहरी हल्की शेडिंग द्वारा छाया व प्रकाश को भी दर्शाना चाहिए। दूसरा माध्यम क्रेयॉन पेंसिल है। इसके लिए नटराज की रंगीन पेंसिलें अच्छी होती हैं। विद्यार्थी किसी भी रंग की पेंसिलें से शेड करके चित्र को प्रभावी बना सकते हैं। नीला कत्थई रंग अपेक्षाकृत अच्छा लगता है। तीसरा माध्यम काली स्याही हो। इसके अतिरिक्त तीसरा माध्यम काली स्याही होनी चाहिए। विद्यार्थी काली स्याही से ही चित्रण कार्य पूरा कर सकते हैं अथवा काले स्केच पेन से शेड देकर भी चित्र बना सकते हैं। मानव चित्रण में ध्यान रखने वाली योग्य बातें। मानव चित्रण करते समय विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1,
चित्रण करने से पहले समस्त कला सामग्री को अपने पास रख लें ताकि बीच में किसी वस्तु के लिए उठना ना पड़े। नंबर 2, 2 नोकदार पेंसिलें अपने पास रख लें। नंबर 3, पेंसिल बहुत दबा कर ना चलाएं। इस प्रकार रबड़ भी उतना ही दबा कर ना चलाएं। रबड़ भी इतना दबा कर ना चलाएं कि उसके आपके पेपर के रेशे रोए निकल आएँ तथा पेंसिल के निशान छूटने भी ना पाएँ। नंबर 4, ब्रश को पानी में ही ना रखें, अन्यथा ब्रश के बाल टूटने व छितराने लगेंगे और रंग उचित प्रकार से भरने योग्य नहीं रह पाएंगे। क्रेयोल नीब को भली प्रकार संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि वह थोड़ी सी सावधानी या असावधानी से भी खराब हो सकते हैं। रंग का शेड प्रयोग करने से पहले उसे रफ कागज़ों पर लगाकर उसकी जांच अवश्य कर लें। ड्राइंग शीट पर रबड़ लगाने के बाद उसे हाथ से ना साफ करें बल्कि उसे किसी साफ कपड़े से और सफ़ेद कपड़े से साफ करें। थैंक यू। दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट।